हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग कैश बुक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं पेटी कैश बुक। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो अब आप लोग हेडिंग डालोगे अपने रजिस्टर में, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं पेटी वर्ड कहां से आया, पेटी होता क्या है। अब देखो, ये एक फ्रेंच वर्ड है। पेटी क्या है? फ्रेंच वर्ड है जो पेटी, PETTI, इससे डिराइव हुआ है। और पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है स्मॉल। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल। तो हम लोग बोल सकते हैं पेटी कैश बुक को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल कैश बुक, यानी छोटा कैश बुक, स्मॉल कैश बुक। अब ये क्या होता है? अब देखो, पेटी कैश बुक का मतलब होता है वो कैश बुक जिसमें छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे कैश के खर्चे जो होते हैं, कोई 10 रुपया का, कोई 20 रुपया का, कोई 100 रुपया का, 200 रुपया, यानी मेटेरियल अमाउंट नहीं होते, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। उसको जिस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उसको पेटी कैश बुक बोला जाता है। तो आप एक डिफिनेशन लिखोगे पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक क्या है? एक कैश बुक है। पेटी कैश बुक is a cash book। पेटी कैश बुक क्या है? एक कैश बुक है इन विच पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस, इन विच पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस, जो छोटा छोटा खर्चा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इन विच पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड। छोटे छोटे खर्चे को हम कैश बुक के अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं पेटी कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पेटी कैश बुक को लाया गया। इसको थोड़ा, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब देखो, मान के चलो कि हमारी एक बिजनेस है मिश्रा एंड कंपनी की। किसकी बिजनेस है? मिश्रा एंड कंपनी बिजनेस का नाम है, मिश्रा एंड कंपनी। अब इसमें क्या होता है? ये गारमेंट का बिजनेस है। इसमें जो है कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मिश्रा एंड कंपनी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं, साथ में छोटे छोटे भी खर्चे होते हैं, बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं मिश्रा एंड कंपनी के अंदर। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, वेरियस कैश ट्रांजेक्शन, वेरियस कैश ट्रांजेक्शन। अब देखो, बड़े बड़े कैश ट्रांजेक्शन जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये सब बिग मटेरियल अमाउंट होते हैं। बट बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन जो स्मॉल होते हैं इन नेचर, स्मॉल इन नेचर, जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि सर, अगर हम जैसे कपड़े की दुकान करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास नए नए व्यापारी आते रहते हैं, कस्टमर आते रहते हैं, तो उनके लिए रिफ्रेशमेंट का खर्चा, जैसे कि हम बोलते हैं छोटू जाओ चाय लेके आओ, ठीक है, कॉफी लेके आओ, स्नैक्स लेके आओ। तो ये सब क्या होता है? रोज इतने सारे कस्टमर आते हैं, कभी 5 रुपया खर्चा होता है, कभी 10 रुपया खर्चा होता है, कभी 20 रुपया खर्चा होता है। ये सब क्या होता है? स्मॉल नेचर का खर्चा, जैसे कि रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कभी हमें कुछ 2-4 पीस कपड़े का, छोटे मोटे कागज की जरूरत हुई, पेन कॉपी की जरूरत हुई, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो, बिजनेस में बड़े बड़े कैश ट्रांजेक्शन तो होते ही है, साथ में छोटे छोटे 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया का ट्रांजेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैशियर होता है, हेड कैशियर, आप जो बोलते हैं हेड कैशियर, जो जो कि हेड कैशियर कौन होता है? जो कैश बुक मेंटेन करता है। हेड कैशियर कौन होता है? जो कैश बुक, मेन कैश बुक जो है हमारा मेंटेन करता है, जो हमारा कैश अकाउंट मेंटेन करता है। अब उसको परेशान होते रहता है कि कभी छोटू आया, साहब 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो। तो वो इस, और उसको इतने लाखों के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने होते, तो वो परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं
अपना अपने अंडर में एक छोटा कैशियर को अपॉइंट कर लूं, जूनियर कैशियर को अपॉइंट कर लूं, और मैं सारा बड़ा खर्चा जो मटेरियल जो जो स्पेंड होता है, अमाउंट स्पेंड होता है कैश नेचर का, जो मटेरियल कैश रिसिप्ट होता है उसको हैंडल करूं, और जो छोटा छोटा खर्चा 100-200 एक लिमिट बांध दिया कि 5,000 के अंदर जो खर्चा होता है उसको हमारा जूनियर कैशियर हैंडल करेगा। वो क्या है, कौन हैंडल करेगा? जूनियर कैशियर। तो वो क्या करता है, अपने ही अंडर में एक कैशियर को अपॉइंट करता है। ये भी कैशियर ही होता है, ये भी कैशियर, वो भी कैशियर, ये भी कैशियर, बट ये जो कैशियर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जूनियर कैशियर। ठीक है, अब जूनियर कैशियर को बोलता है कि तुम जो है छोटे छोटे खर्चे के लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तुमको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा? तो ये मेंटेन करता है पेटी कैश बुक। ये मेंटेन क्या करता है? पेटी कैश बुक। तो ये क्लियर हो गया कि बड़े खर्चों को, जो बिग खर्चा होता है वो हेड कैशियर जो है हैंडल करता है। बिग नेचर का जो होता है, बिग नेचर का कैश ट्रांजेक्शन, बिग नेचर का कैश ट्रांजेक्शन जो है वो कौन हैंडल करता है? हेड कैशियर। और स्मॉल नेचर का जो होता है, स्मॉल नेचर का ये लेकिन केवल पेमेंट हैंडल करता है। स्मॉल नेचर का रिसिप्ट जो है वो पेटी कैश बुक में हैंडल नहीं होता। जूनियर कैशियर ये केवल क्या करता है? स्मॉल नेचर का कैश पेमेंट, स्मॉल नेचर का कैश पेमेंट हैंडल करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जूनियर कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि हम पेटी कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ी। पेटी कैश बुक की इसलिए जरूरत पड़ी कि हम अपने कैश बुक के अंदर, जो हमारा मेन कैश बुक है उसके अंदर छोटे छोटे 10 रुपया 20 रुपया का खर्चा हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इससे क्या होगा, हमारा कैश बुक बहुत लेंदी हो जाएगा और वहां पे गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए, छोटे छोटे कैश पेमेंट के लिए हम जूनियर कैशियर को अपॉइंट करते हैं, जो कि पेटी कैश बुक को हैंडल करता है। ठीक है, चलो तो अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आप लोग हेडिंग डालो कि देयर आर two system of petty cash book. There are two system of petty cash book. दो सिस्टम होते हैं पेटी कैश बुक के। ठीक है, एक होते हैं सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। पहला क्या होता है? सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अब सिंपल जो सिस्टम होता है पेटी कैश बुक, इसके अंदर आप लोग लिखो इन दिस सिस्टम पेटी कैशियर is given an appropriate amount of कैश दो या चेक दे दो, अमाउंट ऑफ कैश, एंड आफ्टर स्पेंडिंग the amount, आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट क्या करता है? ही यानी पेटी कैशियर, ही सबमिट द पेटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जरा समझो। यहां पे क्या होता है कि मान के चलो ये हेड कैशियर है, ठीक है, ये क्या होता है, क्या है? हेड कैशियर। अब हेड कैशियर क्या किया कि एक अमाउंट, लमसम अमाउंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो क्या किया? पेटी कैशियर को दे दिया। मान के चलो उसको लगा कि पूरे सप्ताह का खर्चा 1000 होने वाला है, तो उसने लमसम अमाउंट 1000 क्या किया? पेटी कैशियर को दे दिया।
पेटी कैशियर को दे दिया। अब पेटी कैशियर क्या करेगा, अपना खर्चा करेगा, जो भी खर्चा करेगा वो पूरा खर्चा मान के चलो, उसने खर्चा किया 800 रुपया। उसने कितना खर्चा किया, 800 रुपया। अब उसके पास कितना बैलेंस बचा, जरा सोचो सर। बैलेंस बचा 1000 माइनस 800 यानी 200 रुपया उसके पास बचा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो खर्चा किया उसका सारा जो है बिल्स वाउचर वगैरह वो हेड कैशियर को जो है वो सबमिट करेगा, सारे बिल सबमिट करेगा कि पूरे सप्ताह के दौरान हमने इतना खर्चा किया। और फिर वापस क्या करेगा हेड कैशियर जो है, वापस हेड कैशियर फिर उसको पैसा दे देगा। मान के चलो उसको लगेगा कि और पैसा चाहिए, तो वो जो है मान के चलो 1000 रुपया फिर वापस दे दिया, फिर 1000 रुपया वापस दे दिया कि खर्चा करो। तो फिर उसके पास 1000 रुपया आ गया, तो अब कितना हो गया बैलेंस, 1200। इसी तरह से वो क्या करेगा, फिर खर्चा करेगा और फिर बिल सबमिट करेगा और हेड कैशियर उसको पैसा देगा। बट कोई सिस्टम स्पेसिफिक रूल्स इसके अंदर नहीं है। सिंपल है कि पेटी कैशियर खर्चा करेगा, बिल सबमिट करेगा और हेड कैशियर करेगा अपने हिसाब से, उसको जो भी अंदाजा लगेगा कि इतना अमाउंट होना चाहिए वो उतना पेमेंट करेगा। बट इसमें बाकी कुछ रूल्स नहीं है। तो इस तरह से सिंपल पेटी कैश बुक वर्क करता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकल वे में ये कैश बुक जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट कैश बुक की अगर हम बात करें, दूसरा कैश बुक, तो दूसरा कैश बुक आप हेडिंग डालोगे, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब यहां क्या होता है इसको ध्यान से थोड़ा पहले देखो, कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब यहां भी एक अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है और वो पेटी कैशियर को दे दिया जाता है। एन अमाउंट इज एस्टिमेटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। एन अमाउंट इज एस्टिमेटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। छोटे छोटे खर्चे के लिए एक अमाउंट को एस्टिमेट किया जाता है फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर। ये अमाउंट किसको देते हैं, दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर। ये अमाउंट पेटी कैशियर को दे देते हैं, वो भी एडवांस में। पेटी कैशियर इन एडवांस, इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, चलो। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर, पेड बाय द पेटी कैशियर इज रिम्बर्स्ड। जो भी पेटी कैशियर जो भी खर्चा करता है वो रिम्बर्स कर दिया जाता है हेड कैशियर के द्वारा। इज रिम्बर्स्ड, इज रिम्बर्स्ड किसको, पेटी कैशियर को। इज रिम्बर्स्ड टू हिम पीरियोडिकली, पीरियोडिकली। ठीक है, अब ये जो अमाउंट रिम्बर्स किया जाता है उस अमाउंट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, इम्प्रेस्ड मनी। तो ये अमाउंट, द अमाउंट इज नोन एज, द अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड मनी। अमाउंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रेस्ड मनी मतलब वो अमाउंट जो उसको शुरू में जितना उसने रिम्बर्स किया वो वापस दे दिया गया। अब इसको समझते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब इसको देखो, ये तुम्हारा हेड कैशियर है। ये कौन है सर, ये हेड कैशियर है, हेड कैशियर है। ठीक है, अब हेड कैशियर ने क्या किया, एक एस्टिमेट लगाया। ठीक है, हर सप्ताह एस्टिमेट लगाया कि हर सप्ताह 500 रुपया की खर्च होने वाली है। छोटी छोटी खर्चे जो है एस्टिमेट किया, एस्टिमेट किया कि 500 वीकली एक्सपेंसेस होगा। 500 क्या होगा, वीकली एक्सपेंस होगा।
ठीक है। तो ये उन्होंने एस्टिमेट किया, हेड कैशियर ने एस्टिमेट किया कि 500 रुपया का वीकली एक्सपेंसेस होगा। तो उसने ये बताया कि ये 500 रुपया तुम्हारे पास यानी पेटी कैशियर के पास हमेशा रहना चाहिए। 500 रुपया, ये जो पेटी कैशियर है, इसको ये कौन है, ये पेटी कैशियर है, पेटी कैशियर है। तो पेटी कैशियर को क्या किया, 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया और बोला कि तुम्हारा जनरली जो तुम्हारा खर्चा होता है वीकली एक्सपेंसेस वो 500 होगा और तुम्हारे पास 500 हमेशा रहना चाहिए। ठीक है। ये जो 500 एस्टिमेट किया, इसको बोलते हैं इम्पर्स्ड मनी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। तो ये 500 पेटी कैशियर को दिया। अब पेटी कैशियर के पास कितना बैलेंस है, बैलेंस B/D बोलो इसको, कितना है 500। अब ये क्या किया, खर्चा करते चला गया। मान के चलो इसका वीकली एक्सपेंसेस हुआ, वीकली एक्सपेंसेस हुआ, मान के चलो स्टेशनरी में खर्चा हुआ, ठीक है, पोस्टेज में खर्चा हुआ, रिपेयर में खर्चा हुआ, एटसेट्रा। ये सब मिला के इसने पूरे सप्ताह में 300 रुपया खर्चे किए। कितना खर्चा किया, 300 रुपया। तो इसके पास बैलेंस कितना बचा सर, इसके पास बैलेंस बचा 200 रुपया। अब जैसे ही सप्ताह खत्म होगा वो क्या करेगा, ये जो वीकली एक्सपेंसेज है इसका बिल सबमिट करेगा हेड कैशियर को। क्या करेगा, बिल सबमिट करेगा हेड कैशियर को। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेज। बिल सबमिट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेज। अब ये देखो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि इसको डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं है, बहुत यूज है। कॉर्पोरेट में जाओगे तो इसी तरह से वर्क करता है। अब क्या करेगा हेड कैशियर, क्या करेगा, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर ने 300 रुपया का बिल सबमिट किया। कितने का बिल सबमिट किया, 300 खर्चा है तो 300 का सबमिट किया। अब क्या करेगा हेड कैशियर, हेड कैशियर बोलेगा कि देखो तुमने तो 300 रुपया खर्चा कर दिया, अब तुमको 500 रुपया तक, मैंने क्या बोला था कि हेड कैशियर शुरू में पहले ही बता दिया था कि इम्प्रेस्ड मनी तुम्हारे पास 500 रहना चाहिए। अब तुम्हारे पास बैलेंस 200 बचा है तो हमें इसको 500 पुराना है, तो कितना देंगे फिर से, जितना तुमने खर्चा किया यानी 300 रुपया तुमने खर्चा किया, तो वापस हेड कैशियर क्या करेगा, फिर से 300 रुपया पेटी कैशियर को दे देगा, पेटी कैशियर को वापस दे देगा, यानी कैश फिर से इनका इंक्रीज हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट यानी बढ़ जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो फिर से वापस बैलेंस कितना हो जाएगा सर, वापस से बैलेंस फिर से 500 हो जाएगा। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, जितना तुम खर्चा करोगे वो तुमको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। अगर आप डिफिनीशन पढ़ो तो मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है, एक अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है, एन अमाउंट इज एस्टिमेट, ठीक है, फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पूरे सप्ताह का या पूरे क्वार्टर का या पूरे मंथ का या 15 दिन का इतना खर्चा होना चाहिए। वो हर बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, कोई सप्ताह भर के लिए पैसा देता है अपने जूनियर कैशियर को, कोई 1 महीना के लिए दे देता है, कोई 15 दिन के लिए दे देता है, तो वो वेरी करता है। ठीक है, वो एक अमाउंट एस्टिमेट किया कि इतना खर्चा होना चाहिए पेटी एक्सपेंसेस का। अब ये अमाउंट जितना हमने एस्टिमेट किया वो पेटी कैशियर को दे दिया एडवांस में, शुरू में ही दे दिया एडवांस में, और बोला कि तुम खर्चा करो, जो भी खर्चा करोगे, जो भी अमाउंट तुम पेटी एक्सपेंसेस के रूप में एक्सपेंड करोगे, जो पेटी कैशियर पे करेगा उसको हम रिम्बर्स कर देंगे। फिर जैसे ही खत्म होगा तुम्हारा पीरियड, तुम हमको बिल सबमिट करने देना, हम तुमको जो भी तुम खर्चा किए रहोगे वापस रिम्बर्स कर दोगे। तो जो ये रिम्बर्स कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना तुमने खर्चा किया वापस रिम्बर्स कर दिया, तो जितना तुमने एस्टिमेट किया था हमने शुरू में वो फिर से तुम्हारे पास उतना पैसा हो गया। तो उस पैसे को ही हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। ये जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है पेटी कैश बुक का, पूरे बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट में यही सिस्टम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। ये जो सिंपल हमने आपको बताया, सिंपल सिस्टम जो हमने बताया, ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें ना सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है। क्या हो रहा है कि हेड कैशियर क्या हो रहा है, पैसा दे रहा है पेटी कैशियर को जो खर्चा कर रहा है, फिर हेड कैशियर पैसा दे रहा है। मतलब वो एक तरीका नहीं है कि कितना एक एस्टिमेट अमाउंट करके हर बोल सकते हो कि हर पीरियड में वही अमाउंट रहना चाहिए, वो फिक्स नहीं रहता। सिंपल सिस्टम में कुछ भी फिक्स नहीं रहता, तुम खर्चा करो, खर्चा बढ़ गया, फिर से वही अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। बट इम्प्रेस सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट रहता है कि तुमको इतना मेंटेन करना है एज ए पेटी कैशियर, उससे ज्यादा तुम खर्चा भी नहीं कर सकते हो।
इसके साथ ही पेटी कैशियर को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कि आपको जैसे कोई खर्चा है, आपको एक लिमिट दे दिया जाता है कि 5,000 से नीचे की खर्चा को ही आप हैंडल करोगे, उससे ऊपर के खर्चा सीधे मेन कैशियर के पास आएगा, यानी वो केवल छोटे छोटे खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दो सिस्टम होते हैं पेटी कैश बुक के। एक होता है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक और दूसरा होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक है वही एक्चुअल यूज होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली इन यूज, प्रैक्टिकली यही यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक ही, हम इस पे हम लोग के जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक के आधार पे ही दिया रहेगा, जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट आपको बता दिया जाएगा कि ये अमाउंट मेंटेन करना है इम्प्रेस्ड सिस्टम, और बाकी जो भी खर्चा किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, पेटी कैशियर को रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो ये दो सिस्टम थे पेटी कैश बुक के। चलो अब आप लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो टाइप ऑफ पेटी कैश बुक, टाइप ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कितने टाइप के होते हैं? तो देखो पेटी कैश बुक को दो टाइप में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है। एक तो होता है सिंपल पेटी कैश बुक, क्या होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक। दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। दूसरा क्या होता है, सेकंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब ये जो सिंपल पेटी कैश बुक होता है इसमें क्या होता है, केवल एक कॉलम होते हैं पेमेंट के सारे पेमेंट को एक कॉलम में रखा जाता है। ओनली वन कॉलम फॉर ऑल द पेमेंट, वन कॉलम फॉर ऑल द पेमेंट्स। सारे के सारे खर्चे को एक ही पेमेंट्स के कॉलम के अंदर रखते हैं। बट जब एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाते हैं तो यहां पे क्या करते हैं, सारे के सारे खर्चे अलग अलग नेचर के खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम बनता है। जैसे ट्रैवलिंग का खर्चा है तो उसके लिए अलग कॉलम रहेगा, पोस्टेज का खर्चा है तो उसके लिए अलग कॉलम रहेगा, ठीक है, तो स्टेशनरी का खर्चा है तो अलग कॉलम रहेगा। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें क्या होता है, सेपरेट कॉलम होता है फॉर ईच पेमेंट, सेपरेट कॉलम फॉर ईच पेमेंट, सेपरेट कॉलम फॉर ईच पेमेंट, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल पेटी कैश बुक को किस तरह से बनाया जाता है और एनालिटिकल पेटी कैश बुक को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पेटी कैश बुक में क्या जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री इन पेटी कैश बुक, जर्नल एंट्री इन पेटी कैश बुक। अब देखो आपने देखा कि पेटी कैश बुक में दो ही चीज रिकॉर्ड होते हैं, एक तो जब पैसा आता है कैशियर से, पैसा रिसीव होता है। अब बोलोगे फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट बोल सकते हैं कि अमाउंट, जो पैसा आता है और जो दिया जाता है, अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर। अमाउंट को ठीक करो, अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर, गिवन टू पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को जब हम अमाउंट देते हैं, अब जरा सोचो पेटी कैशियर को अमाउंट कौन देता है? सर जो बड़ा कैशियर होता है, बिग कैशियर, जो हेड कैशियर होता है, यानी हेड कैशियर क्या करता है, अमाउंट देता है छोटे कैशियर को, यानी पेटी कैशियर को, जूनियर कैशियर को, इसको बोलते हैं जूनियर कैशियर, ठीक है। अब जरा आप बताओ, जब हेड कैशियर पैसा देता है जूनियर कैशियर को, हेड कैशियर कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? सर हेड कैशियर अकाउंट मेंटेन करता है कैश अकाउंट, यानी कैश बुक, ठीक है। और जूनियर कैशियर कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? सर वो मेंटेन करता है पेटी कैश बुक। क्या मेंटेन करता है? पेटी कैश बुक, यानी पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। अब जरा सोचो कि जब हेड कैशियर जूनियर कैशियर को देगा तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और पेटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो अब फटाफट हमें एंट्री बताओ कि क्या एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात है सर, पेटी कैश हमारा असेट होता है, तो पेटी कैश बढ़ेगा तो हम पेटी कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पेटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कम रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा बात कर लेते हैं। पेटी कैशियर के पास पैसा आया, उसका एंट्री तो हमने कर लिया, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरा, वो जो पेमेंट करेगा सारे के सारे खर्चे के लिए, पेमेंट करेगा फॉर एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे खर्चे के लिए जो पेमेंट करेगा, तो पेटी कैशियर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ठीक है, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सर जब खर्चा करेगा पेटी कैशियर तो क्या होगा, उसका जो पेटी कैश है वो कम हो जाएगा, यानी पेटी कैश को क्रेडिट करेंगे। और जो खर्चा जिस मद के लिए खर्चा करेगा, पोस्टेज के लिए करेगा तो पोस्टेज एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, ट्रैवलिंग करेगा के लिए करेगा तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, यानी वो एक्सपेंसेस अकाउंट, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको डेबिट करेगा। एक्सपेंसेस जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है, उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम वो डेबिट करेगा, क्योंकि खर्चा को हम डेबिट करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और सर उसका पेटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम खर्चे की पेमेंट करेंगे। तो मेनली दो एंट्री होगा पेटी कैशियर में, मतलब दो टाइप के एंट्री होगा। अब एक्सपेंसेस में तो बहुत सारे एंट्री होगा, कभी स्टेशनरी का पेमेंट कर दिया तो स्टेशनरी टू पेटी कैश, कभी ट्रैवलिंग का कर दिया तो ट्रैवलिंग टू पेटी कैश, तो बहुत सारे एंट्री होंगे। बट दो नेचर के एंट्री होंगे, एक तो पैसा आने का एंट्री करेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरा जाने का एंट्री करेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट आप नोट में लिख लो कि जो बैलेंस बचेगा पेटी कैश का, नोट में आप लिखो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। अब बताओ आप लोग फटाफट थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचो कि पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या है। वो जो हमने पढ़ाया था आपको 5 पिलर ऑफ अकाउंट, एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटीज, इस 5 पिलर में किस पिलर में फॉल करेगा पेटी कैश बुक का अकाउंट। तो सर पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बचेगा वो फॉल करेगा, वो एक एसेट की तरह काम करेगा। वो कैश का ही तो बचा हुआ है, छोटा छोटा अमाउंट जो हमने खर्चा कर दिया, उसके बाद जो बच गया वही तो पेटी कैश बुक है का बैलेंस, वो हमारे लिए एसेट है। तो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन एसेट। तो क्या है, एक एसेट है। चलो, तो आई होप आपको ये भी जर्नल एंट्री भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलो बच्चों, अब फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ मेसर्स ठाकुर एंड कंपनी। मेसर्स ठाकुर एंड कंपनी के बुक में हमको कौन सा सिस्टम अपनाने के लिए बोला है, सर हमको बोला गया इम्प्रेस्ड सिस्टम अपनाने के लिए। यानी सिस्टम तो हमको पता चल गया, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट मिलता है, ठीक है, और वो क्या होता है, पूरे पीरियड वो खर्चा करता है और उसके बाद वो बिल सबमिट करता है, फिर वापस से जितना वो खर्चा करता है वो अमाउंट रिम्बर्स हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। ये समझ गए, ठीक है। अब कौन सा मेथड अपनाया जाए, कौन सा टाइप अपनाया जाए पेटी कैश बुक बनाने के लिए, तो यहां पे कुछ नहीं बोला है, बोला है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। तो यहां पे आप सिंपल भी अपना सकते हैं, एनालिटिकल भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल पेटी कैश बुक। क्यों, क्योंकि उसमें समय आपको कम लगेगा, उसमें केवल एक पेमेंट्स का कॉलम रहेगा जिसमें आप सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेटी कैश बुक कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कौन सा पेटी कैश बुक बनाएंगे, सर हम लोग बनाएंगे सिंपल पेटी कैश बुक। क्यों, क्योंकि उसमें समय भी कम लगता है और कुछ नहीं बोला है तो हमको सिंपल पेटी कैश बुक ही बनाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर क्या हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले तो डालोगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 18, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 18, ठीक है। किसके बुक में बना रहे हो, सबसे पहले उसका नाम लिखना है, इन द बुक्स ऑफ कौन से मेसर्स है, मेसर्स ठाकुर एंड कंपनी। तो हमको डालना इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ठाकुर एंड कंपनी, ठाकुर एंड कंपनी के बुक में बना रहे। नाम क्या है, पेटी कैश बुक। कौन सा पेटी कैश बुक, सर सिंपल पेटी कैश बुक। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सिंपल
पेटी कैश बुक। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग क्या बनाएंगे सर, अब हम लोग फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक रो खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है, और सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा अमाउंट रिसीव करने का। सबसे पहला कॉलम क्या होगा, अमाउंट रिसीव करने का। दूसरा कॉलम होगा सर पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स का। और इसमें केवल एक पेमेंट्स का कॉलम होता है, तो एक पेमेंट्स का कॉलम रखेंगे। और लेजर फोलियो का एक छोटा सा लेजर फोलियो का कॉलम रखेंगे जो कि ब्लैंक रहता है। ठीक है, लेजर फोलियो का ब्लैंक रहता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लेजर फोलियो का भी कॉलम आपको डालना चाहिए। और एक कॉलम होगा सर डेट का। अब एक ही डेट के अंदर हम अमाउंट रिसीव का भी डालेंगे और पेमेंट का भी डालेंगे। ठीक है, बट यहां पे बस ध्यान एक चीज रखना है कि जो अमाउंट रिसीव होगा, जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो आप इस कॉलम में रखोगे, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, और जो भी अमाउंट पेमेंट होगा, जो भी अमाउंट पेड होगा, आप इसको इस कॉलम में रखोगे, अमाउंट पेड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, ये कॉलम हो जाएगा डेट का और ये कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, अब सिंपल कैश बुक बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा जगह मिल जाता है। अगर वहीं पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, तो देखना जितने सारे खर्चे होते हैं उनके लिए आपको अमाउंट पेड का अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फटाफट पेटी कैश बुक बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले 2020 के 1 मार्च को क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द हेड कैशियर। अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द हेड कैशियर, कितना सर, 175 रुपया। इसका मतलब है कि ये जो 175 रुपया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो 175 रुपया है इसी को बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी। इसी को क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड मनी। इसका मतलब यही पैसा हमको मेंटेन करना है, यही पैसा हमको क्या करना है, मेंटेन करना है, यही पैसा हम हमेशा मेंटेन करेंगे, इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी। तो हमारे पास 2020 के 1 मार्च को आया है, तो सबसे पहले आप डेट लिखोगे 2020 1 मार्च। 1 मार्च को पैसा आया है तो किस कॉलम में जाएगा, अमाउंट रिसीव में या अमाउंट पेड में, सर अमाउंट रिसीव कॉलम में जाएगा। 175 रुपया, कितना आया है, 175 रुपया। अब रुपीज में है तो आप ऊपर में ही हेडिंग डाल दो रुपीज, यहां अमाउंट पेड में भी डाल दो रुपीज, क्योंकि इंडियन करेंसी में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब पैसा आएगा, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना है, जब भी पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं ना, तो जब पैसा आता है यानी कैश बढ़ता है तो उसको 2 से इंडिकेट करते हैं, और जब खर्चा होता है तो उसको 22 से इंडिकेट करते हैं। वैसे भी आपने कैश बुक में पढ़ा था कि जो कैश को बढ़ाता है यानी उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं 2, और जो कैश को घटाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं 22। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, हम यहां पे लिखने वाले हैं टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर, अब यहां पे मत दे देना पैसा, अमाउंट पेड में मत डालना, क्योंकि हमने इसको अमाउंट रिसीव में डाल दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, 2 मार्च को हुआ है, पोस्टेज स्टाम्प खरीदा गया। पोस्टेज स्टाम्प समझते हो क्या होता है, पोस्टेज स्टाम्प सर, जब डाक किसी को भेजना होता है, किसी को कुरियर करना होता है, ठीक है, कोई सामान भेजना होता है, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहां पे हमको कोई भी सामान भेजने के लिए हमको पोस्ट स्टाम्प चिपकाना पड़ता है। कोई 5 रुपया का होता है, कोई 10 रुपया का होता है, 100 रुपया का होता है, 200 रुपया का होता है, उस हिसाब से होता है। जितना जल्दी आप भेजना चाहते हो उतना कॉस्टली आपको स्टाम्प खरीदना पड़ता है। तो हमने खरीदा है 30 रुपया का स्टाम्प खरीदा है, ठीक है, 2 मार्च को। तो ये अब खर्चा का बात आ गया, तो हम अब खर्चे को जो लिखेंगे, पहली बात तो डेट है 2 मार्च, अब खर्चे को लिखेंगे 22 से। क्या कौन सा खर्चा है सर, पोस्टेज स्टाम्प। पोस्टेज स्टाम्प कितने का अमाउंट है सर, 30 रुपए का अमाउंट है। लेजर फोलियो, ये जो है लेजर फोलियो का कॉलम है, ये ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 4 तारीख को हम टेलीग्राम किए ऑडिटर को, 8 रुपया खर्चा लगा। टेलीग्राम पहले के जमाने में होता था, वैसे आज के जमाने में टेलीग्राम की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, फिर भी आपको बोला गया है टेलीग्राम, तो आप लिख दो टेलीग्राम। टेलीग्राम कितने तारीख को हुआ है सर, 4 को हुआ है, तो 4 मार्च। कितना रुपया खर्चा हुआ सर, 8 रुपया, तो 8 रुपया। नेक्स्ट एक्सपेंसेस कितना तारीख को, टैक्सी चार्जेस फॉर मैनेजर 10 रुपया 5 तारीख को, 5 मार्च को। तो क्या लिखेंगे, बाय टैक्सी चार्जेस। टैक्सी चार्जेस कितने रुपया,
सर टैक्सी चार्जेस 10 रुपया, टैक्सी चार्जेस 10 रुपया। नेक्स्ट खर्चा देखो सर, रेलवे फ्लाइट 10 तारीख को 20 रुपया, तो बाय 10 तारीख को रेलवे फ्लाइट, रेलवे का भाड़ा, रेट को बोलते हैं भाड़ा, रेलवे फ्लाइट कितना 20 रुपया था ना, रेलवे फ्रेट 20 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग चार्जेस 15 तारीख को, 15 तारीख को प्रिंटिंग चार्जेस, तो बहुत आसान है, आपको जो खर्चा होता है उसको बाय लगा के आप वो खर्चा लिखते चलो, बाय प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक है, कितना सर 12 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है ऑक्ट्री। अब ये ऑक्ट्री क्या होता है, देखो ऑक्ट्री लगता है जब गुड्स इंपोर्ट होके आता है तो रास्ते में ऑक्ट्री लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ऑक्ट्री लगता है, ये सब लगता है, ठीक है, 11 रुपया ऑक्ट्री चार्जेज, ठीक है। कितना तारीख को सर, ये है 20 तारीख को, 20 तारीख को कितना रुपया सर 11 रुपया। चलो अब बात कर लेते हैं टैक्सी चार्जेस, 28 तारीख को 20 रुपया, 28 तारीख को टैक्सी चार्जेस 20 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या सर, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किए 30 रुपया 31 तारीख को, 31 तारीख को इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना सर 30 रुपया। अब देखो बहुत आसान है, अगर सिंपल पेटी कैश बुक बनाना हो तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट जब एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे तो देखना थोड़ा सा स्पेस से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपने जितने खर्चे लिखे हैं ना सबके लिए एक अमाउंट पेड का अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता है, तो वो डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट सिंपल पेटी कैश बुक क्या है, बहुत आसान है। अब आपने सारे के सारे पोस्टिंग कर दिए, हमने सर सारे के सारे पोस्टिंग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग करेंगे कास्टिंग। कास्टिंग कैसे करते हैं, तो देखो कौन सा कॉलम ज्यादा होगा, अमाउंट रिसीव का या अमाउंट पेड का। सर क्या बात करते हो, जितना पैसा आएगा उतना ही तो खर्चा कर सकते हैं, तो हमेशा अमाउंट रिसीव का ही कॉलम ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अमाउंट रिसीव कितना हुआ है 175, कितना हुआ है 175। आप तो जानते हो कि जब भी कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग डबल कॉलम से उसको बंद कर देते हैं। तो यहां पे भी हम डबल कॉलम से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। हम आपको इसको मिनिमाइज कर लेते हैं स्क्रीन को, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो हमने क्या किया, डबल स्क्रीन से बंद कर दिया, डबल कॉलम से। अब क्या करेंगे 31 मार्च को ही हम बोलेंगे बाय बैलेंस। अब हमारे पास क्या बचा है, बैलेंस C/D बचा है, तो बोलेंगे बाय बैलेंस C/D कैरी डाउन। अब फटाफट क्या करो, आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना का बैलेंस, हमने कितना खर्चा कर दिया और कितना बचा। तो अब टोटल जो अमाउंट पेड है उसको जोड़ के हमें फटाफट बताओ कि कितना आपने खर्चा किया है। हमने सर 141 का खर्चा किया है, बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा सर 34 रुपया हमारे पास बचा हुआ है। तो 34 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस C/D होगा। अब इसको क्या करना है, अगले महीना यानी जो नेक्स्ट तारीख है, ठीक है, तो यहाँ 31 तारीख को मार्च खत्म हो रहा है, तो हम अगले महीना यानी 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे टू बैलेंस, बाय बैलेंस C/D हो गया। अब इसको बोलेंगे टू बैलेंस B/D। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस B/D। कितने का टू बैलेंस B/D, कितने का बैलेंस बचा है सर 34 रुपया का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर से वो जो हमारा कैशियर है, जो हमारा हेड कैशियर है, वो वापस से फिर कितना पैसा रिम्बर्स कर देगा सर, फिर वो वापस से 1 अप्रैल को ही टू कैश अकाउंट वो रिम्बर्स कर देगा। क्योंकि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्रेस सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर उसने 175 रुपया शुरू में दिया तो वही पैसा मेंटेन करना है। तो हमने पूरा खर्चा कितना किया सर, हमने खर्चा किया 141 रुपया और 34 रुपया बच गया, तो फिर से वो 141 रुपया क्या करेगा, रिम्बर्स कर देगा, जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो 175 हो जाएगा। आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ये आपको 175 लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसी तरह से आगे खर्चा करेंगे तो बाय एक्सपेंसेस करके नेक्स्ट टाइम इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल पेटी कैश बुक। तो आई होप इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो आप आसानी से आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। तो हमें एक पेटी कैश बुक बनाना है, यूज एनालिसिस कॉलम। अब जब एनालिसिस कॉलम हमको बोल दिया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमको कौन सा टाइप का पेटी कैश बुक बनाना है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। ठीक है, अब वो भी एनालिसिस कॉलम बोल रहा है कि किस किस का एनालिसिस बनाना है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, कैरेज का एंड ऑफिस एक्सपेंसेस का। यानी हमारा जो पेमेंट का कॉलम होगा, टोटल पेमेंट का कॉलम, उसके अलावा हमें पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी 4 एडिशनल कॉलम हमें बनाने हैं। ठीक है, बोला द बुक इज केप्ट अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो ये भी पता चल गया कौन सा सिस्टम फॉलो करने वाले हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। एंड द इम्प्रेस्ड अमाउंट 7500, यानी हमारे हाथ में कितना पैसा रहेगा, 7500 रुपया। हम खर्चा करेंगे, जितना खर्चा करेंगे फिर वापस से हमको पैसा मिल जाएगा, यानी हमेशा 7500 का बैलेंस बना रहेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। क्वेश्चन 19 का सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। किसके बुक में बनाना है वो नहीं बोला है, तो हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग सीधे डालेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा फॉर्मेट बनाते चलेंगे इस तरह से। सबसे पहला क्या होता है सर, सबसे पहला होता है अमाउंट रिसीव का कॉलम। कॉलम छोटा छोटा रखना जिससे कि सारा जगह आपको मेंटेन रहे। एक होता है सर अमाउंट रिसीव का कॉलम, दूसरा होता है डेट का कॉलम, दूसरा होता है डेट का कॉलम, और तीसरा होता है पर्टिकुलर्स का। और उससे पहले हमें कौन कौन कितने सारे पेमेंट्स के बनाने हैं सर, 4 तो पेमेंट्स के बनाने हैं मेनली, जो अलग अलग नाम दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज स्टाम्प, ट्रैवलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये हमने 4 बना लिए। ठीक है, इसके अलावा हमें एक कॉलम बनाने होते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट जो पेड करते हैं उसके लिए एक कॉलम बनेगा, और एक कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का। ठीक है, तो इतने सारे कॉलम बनेंगे। अब फटाफट क्या करो, सबका नाम लिखो। तो सर एक होगा डेट का, सॉरी एक होगा अमाउंट रिसीव का, अमाउंट रिसीव्ड का। ठीक है, चलो ये भी ये रुपीज में रहने वाला है। फिर होता है सर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर ये आता है अमाउंट पेड का, ये होता है अमाउंट पेड का। और उसके बाद जो भी नाम दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज वही है ना, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तीसरा है सर कैरेज एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस। और चौथा ऑफिस एक्सपेंसेस। और सब किस में रहने वाला है सर, सब रुपीज में रहने वाला है, सबके सब क्या रहने वाले हैं, रुपीज में रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले 2020 के 1 जनवरी को, 2020 के 1 जनवरी को, 1 जनवरी को क्या हो रहा है, 1 जनवरी के हमारे पास बैलेंस इन हैंड है 160 रुपया, बैलेंस इन हैंड है। तो हमने क्या देखा था कि बैलेंस जो भी रहता है हम उसको किस साइड रखते हैं, अमाउंट रिसीव के साइड में, यानी इतना पैसा बचा हुआ है। तो 160 इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला 2 जनवरी को रिसीव्ड द बैलेंस अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड फंड फ्रॉम द चीफ कैशियर। अब चीफ कैशियर से हमको बैलेंस अमाउंट मिला, अब कितना मिला होगा ये हमको नहीं बताया है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के रखा है, अब कितना मिला हमको कैशियर से ये हमको खुद पता करना है। तो ऊपर में आपको दिया हुआ था कि आपका जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो 7500 है। अब जरा सोचो कि आपका पैसा होना चाहिए 7500 और आपके पास बैलेंस है 160 रुपया, तो कितना आपको हेड कैशियर दिया होगा सर, 7500 माइनस 160, तो 7500 माइनस 160 करोगे तो कितना होगा सर, 4340 रुपया, 4340 रुपया हमको हेड कैशियर दिया होगा। ठीक है, तो 2 जनवरी को
2 जनवरी को क्या लिखने वाले हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। साथ में आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 7500 माइनस 160, 7500 माइनस 160 यानी 7340, 7340 ये पैसा आपको कैशियर से मिला, इसीलिए आपने लिखा टू कैश अकाउंट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, सारे के सारे खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। अब 5 तारीख को क्या हुआ है, 5 तारीख को हमने पोस्टेज स्टाम्प खरीदा 620 का, तो 5 जनवरी को क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सर बाय पोस्टेज स्टाम्प्स, पोस्टेज स्टाम्प्स हमने खरीदा कितने का सर, 620 का। तो 620 किस में जाएगा, तो सर अमाउंट पेड में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये पोस्टेज के अंदर भी जाएगा, 620 पोस्टेज के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमने बस फेयर पे किया 50 रुपए का। ठीक है, 5 तारीख को ही हमने बस फेयर किया, तो बाय बस फेयर कितने, 50 रुपया अमाउंट पेड में जाएगा। और सर ये क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी पार्ट होगा, क्योंकि बस फेयर मतलब हम ट्रैवल में खर्चा किए हैं, तो हम इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी डालेंगे 50 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, रेलवे फेयर हमने पे किया 2175 रुपया का 5 तारीख को ही, तो 5 तारीख को ही हमने पे किया रेलवे फेयर, तो रेलवे फेयर कितने का सर, 2175 का। तो ये भी सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, 2175 का हमने ट्रैवलिंग का खर्चा किया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पेड टेलीग्राम चार्जेस 490 रुपया। सर टेलीग्राम भी तो पोस्टेज के अंदर ही आता है, तो हम उसको पोस्टेज के अंदर ही डालेंगे टेलीग्राम। 5 तारीख को ही टेलीग्राम कितना खर्चा किया सर, टेलीग्राम हमने पे किया 490 का, तो 490 रुपया पोस्टेज में ही डालने वाले हैं, 490। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर आगे क्या हुआ, हमने पेड किया कैरेज 520 का पेमेंट किया 5 तारीख को ही, 5 तारीख को ही हमने क्या किया सर, कैरेज का पेमेंट किया, तो हम लिखेंगे कैरेज। और सर कैरेज के लिए आपने अलग से कॉलम बनाया है, तो उसको अलग से कॉलम डालना 520, पेमेंट में तो डालोगे ही, साथ में कैरेज एक्सपेंसेस में भी डालना 520। चलो नेक्स्ट क्या है सर, परचेज किए शॉर्ट हैंड नोटबुक, शॉर्ट हैंड नोटबुक 8 तारीख को हमने खरीदा है 225 रुपए का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट हैंड नोटबुक 225 का, तो हम क्या लिखेंगे, बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक, जो भी है वो हम डिटेल डालेंगे, शॉर्ट हैंड नोटबुक। अब सर ये नोटबुक है, ये तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा, स्टेशनरी के अंदर कवर हो जाएगा, बिल्कुल, तो हम उसे स्टेशनरी के अंदर डालेंगे 225 रुपया, 225 रुपया। आगे क्या है, ये सर 8 तारीख को है, तो इसको लिख दो 8 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है रिपेयर चार्ज ऑफ टाइप मशीन 680 रुपया 8 तारीख को, 8 तारीख को ही रिपेयर चार्ज किए, रिपेयर चार्ज ऑफ शॉर्ट हैंड मशीन। अब रिपेयर चार्ज किए कितने का, 680 का। अब देखो ये कहाँ जाएगा सर, इसके लिए तो अलग से हेडिंग कहीं पे नहीं है, तो ये सर ऑफिस का खर्चा हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमारा ऑफिस का ही इक्विपमेंट था, वो खराब हो गया, उसके लिए रिपेयर करा है, तो हम इसको ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर ही रख सकते हैं। 680 था ना, कितने था 680, तो हमने 680 ऑफिस के अंदर ही रख लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर कैरेज चार्जेस 1635 का 9 तारीख को, तो 9 तारीख को कैरेज चार्जेस कितना सर 1635, तो 1635 कैरेज के अंदर भी आएगा 1635 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए 1070 का 10 तारीख को, 10 तारीख को बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितना सर 1070, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर डालो 1070। और सर कोई नया खर्चा अगर आ जाता, मान के चलो हमको तो केवल बोला 4 पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, ठीक है, कैरेज और ऑफिस, उसके अलावा अगर कुछ दूसरा होता है जैसे रेंट पे किया, ये सब तो वैसे आएगा ही नहीं। अगर वैसा कोई छिटपुट खर्चा आता है तो आप उसके लिए एक अलग से हेडिंग बना सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आप उस
कॉलम में डाल सकते हो, बट जितना आपको बोला जाता है आपको उतना ही बनाना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग टोटलिंग करेंगे, यानी जिसको कास्टिंग हम लोग बोलते हैं। हम लोग सारा का सारा क्या करेंगे, बंद करने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे को क्या करेंगे, हम लोग बंद कर देंगे। अब आप बंद करोगे तो आपका अमाउंट रिसीव हमेशा ज्यादा होगा। अमाउंट रिसीव कितना होगा सर, 116 प्लस 160 प्लस 7340 कितना होता है सर, 7500 हमारा टोटल है अमाउंट रिसीव। दोनों साइड हम 7500 लिखे। और इसका सर जितना खर्चा हमने किया, ठीक है, जितना हमने खर्चा किया वो 10 तारीख को ही, ठीक है, जितना खर्चा हमने किया उस बाकी जो बचा उसको हम बोलते हैं सर बाय बैलेंस सी बाई डी। उसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी। तो आप फटाफट देखो कितना हमने खर्चा किया सर, 620 प्लस 50 प्लस 2175 प्लस 490 प्लस 520 प्लस 225 प्लस 680 प्लस 1635 प्लस 1070। तो टोटल हमने खर्चा किया सर 7465 रुपए का। कितना खर्चा किया, 7465। तो बचा कितना सर, बचा हमारे पास 35 रुपया का बैलेंस। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, 35 रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, ये जो जितने भी आपके कॉलम है सबको क्या करना है, टोटल करना है। सबको आपको टोटल करना है। तो फटाफट करो, पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी का टोटल करोगे तो सर 620 प्लस 490 प्लस 225, तो टोटल होता है सर इसका 1335। ठीक है, इसका टोटल करोगे तो सर 50 प्लस 2175 ये होता है 2225, 2225। और ये होता है सर 520 प्लस 1635 कितना होता है 2155। इसी तरह से लास्ट वाला 680 प्लस 1070 ये होता है 1750। तो हमने टोटल कर दिया, इसका बैलेंस भी निकाल दिया। अब अगले तारीख को यानी 10 के बाद अगला तारीख क्या होता है सर, 11 होता है। तो 11 जनवरी को हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 35 रुपया। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। और बाकी का पैसा जितना हमने खर्चा किया वो हमारे पास कैश आएगा। तो हमने सर कितना खर्चा किया, 7500 में से 35 अगर बैलेंस बचा है तो हमने खर्चा किया 7465। तो 7465 का पैसा हमारे पास कैशियर ने हमको वापस फिर दे दिया होगा। तो इस तरह से हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं जो आपको घर से बनाने हैं। ठीक है, होमवर्क सिंपल कैश बुक जो हमने देखा, सिंपल पेटी कैश बुक जो हमने सीखा, तो सिंपल पेटी कैश बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो डॉक्टर एसके सिंह के बुक से है वो आपको बनाने हैं। ठीक है, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आगे देखो अगर क्वेश्चन होता है, वैसे क्वेश्चन नंबर 20 है जो आप बना लेना। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ बोला नहीं है तो आप सिंपल भी, आप क्या करो, आप सिंपल भी बना लो और एनालिटिकल भी बना के प्रैक्टिस कर लो। आप जिस बुक से भी रेफर करते हो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना पेटी कैश बुक का। तो हम लोग का पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और इस तरह से हमने सारे के सारे सब्सिडरी बुक में जो कैश बुक है हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन दूंगा जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे हमारा सब्सिडरी बुक जो कैश बुक है वो खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।